हाल ही में नेपाल में फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक केस हमारे सामने आया है। पुष्प कुमार दहल यानी कि प्रचंड जो वहाँ पर प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री की समस्या ये हुई है कि पार्लियामेंट के अंदर वहाँ के नेपाल के उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। इसके कारण उसकी सरकार फिर से गिर गई है। अब इस पूरे सरकार गिरने के कार्यक्रम के कारण नेपाल की राजनीति में आए हुए इस भूचाल की इम्प्लीकेशन जियोपॉलिटिकली भारत के ऊपर और रीजन के ऊपर क्या होगी, आज के इस वीडियो में इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया था। इस संविधान के बाद नेपाल की जो पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट में 275 सीटें थीं। अब सारे चुनाव इन 275 सीटों को लेके होने थे। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 के चुनाव के बाद यदि हम नेपाल की परिस्थिति को जांचें और पड़तालें तो एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ देखने को ये मिलती है कि नेपाल में 2015 से राजनीति को साधने के लिए 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर हमेशा से की रोल प्ले करती आई हैं। पहली पार्टी का नाम है नेपाली कांग्रेस, इसको NC के नाम से भी जाना जाता है। इसका लीडर था शेर बहादुर देउबा, आज भी इसका लीडर शेर बहादुर देउबा ही है। दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, UML के नाम से इसको जाना जाता है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण लीडर है KP शर्मा ओली। और तीसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर, इसको MC के नाम से जाना जाता है, और इसका लीडर है प्रचंड यानी कि पुष्प कुमार दहल। अब यानी कि ये बात कहना गलत नहीं है कि शेर बहादुर देउबा NC को लीड करता है, KP शर्मा ओली UML को लीड करता है, प्रचंड MC को लीड करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 से जो राजनीति साधी गई है नेपाल में, उस राजनीति के तहत जो MC है यानी कि प्रचंड की पार्टी है जिसका नाम है माओइस्ट सेंटर, वो हमेशा से सेंटर में रहकर उसने दूसरे पार्टियों के समर्थन के साथ सरकार बनाने की कोशिश की है। प्रचंड का हमेशा से उद्देश्य ये रहा है कि पावर में जितनी ज़्यादा समय से वो रह पाए वो रहे। अब समस्या ये थी कि 2022 में नेपाल में 2015 के संविधान के तहत एक चुनाव हुआ। इस चुनाव में 275 सीटों के ऊपर राजनीति होनी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि 2022 में जब ये चुनाव हुआ तो उस समय जो इनकम्बेंट सरकार नेपाल में थी वो थी KP शर्मा ओली की। अब दिक्कत ये थी कि जो KP शर्मा ओली की सरकार थी 2022 में, जो UML पार्टी का लीडर था, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नेपाल में बहुत थी। नेपाल के लोग KP शर्मा ओली से बिल्कुल खुश इस कारण से नहीं थे क्योंकि KP शर्मा ओली ने नेपाल को कोरोना क्राइसिस के दौरान बहुत बुरी परिस्थिति में फंसा दिया था। अब इस कारण से लोग KP शर्मा ओली को हटाने के लिए तैयार थे। 2022 में जब नेपाल में चुनाव हुए तो इस चुनाव में सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि KP शर्मा ओली की जो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी कि UML पार्टी थी, उसकी बहुत बुरी डिफीट हुई। और डिफीट भी इस प्रकार से हुई कि मेजॉरिटी पार्टी होने के बाद 275 में से 2022 चुनाव में UML पार्टी घटकर सीधा 78 सीट्स पर आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय 2022 के चुनाव के दौरान 2 बातें हमें और याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि KP शर्मा ओली की सरकार को हटाने के लिए नेपाली कांग्रेस ने और माओइस्ट सेंटर ने यानी कि प्रचंड की पार्टी माओइस्ट सेंटर और शेर बहादुर देउबा जो नेपाली कांग्रेस का लीडर था, इन दोनों लोगों ने एक गठजोड़ बनाकर अलायंस बनाकर चुनाव को लड़ा था। इनका दोनों का उद्देश्य था कि अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो हम KP शर्मा ओली की सरकार को गिरा पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये भी थी कि उस समय 2022 के चुनाव के दौरान कुछ नई छोटी छोटी पार्टियों ने भी इलेक्शन को लड़ा। अब ये नई छोटी पार्टियों के बारे में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ कि ये नई छोटी पार्टियां जो हैं, इन्होंने अर्बन वोटर्स जो नेपाल में थे, अर्बन इलाकों में रहते थे, उन लोगों को अपना मास बेस बनाया। और दूसरा, इन्होंने नाम भी ऐसे रखे कि जिसकी वजह से लोग इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। 2 सबसे महत्वपूर्ण पार्टियां इन छोटी पार्टियों में से थीं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। अब ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी थी, क्योंकि ये लोग एक बहुत ही छोटे मास बेस पे खेल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर को यील्ड करने की सिचुएशन नहीं थी। लेकिन 2022 का चुनाव देखिए,
केपी शर्मा ओली की सरकार यूएमएल की उस समय मेजॉरिटी में थी 275 के हाउस में, वो घटकर 275 से 78 पर आ गई। 2022 के चुनाव में नेपाली कांग्रेस उस समय 89 सीट्स प्राप्त करी और जो एमसी थी, माओइस्ट सेंटर, जो कि प्रचंड की पार्टी थी, उसने 32 सीटें प्राप्त करी। और जो ये बाकी छोटी पार्टियां थीं जिनका नाम राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी एटसेट्रा, ये सारी जो छोटी छोटी बाकी अन्य पार्टियां थीं, इनको कुल मिलाकर 20 सीटें प्राप्त हुई। अब आप ये देखिए कि क्योंकि 2022 के चुनाव में यूएमएल हार चुकी थी, नेपाली कांग्रेस ने एक गठजोड़ बनाकर उस समय माओइस्ट सेंटर के साथ चुनाव लड़ा था, तो उसकी परिस्थिति ये हुई कि 2022 के चुनाव के बाद 32 सीटें लाने वाली प्रचंड की जो पार्टी थी, उसने नेपाली कांग्रेस के साथ हाथ जोड़कर, बाकी अन्य पार्टियों के साथ हाथ जोड़कर अपनी सरकार बना ली। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि आप सोचिए कि एक 32 सीट लाने वाली पार्टी, प्रचंड की जो पार्टी थी, उसने जब सरकार बनाई तो सरकार बनाने के समय एक चीज़ तो ये हुई कि उसने चाइना से सपोर्ट मांगा। अच्छा, जब चाइना से उसने सपोर्ट मांगा तो सबसे बड़ी परिस्थिति क्या हुई? सबसे बड़ी परिस्थिति ये हुई कि चाइना ने उस समय एक दबदबा अपनाते हुए ये बात को बोला कि भाई हम नहीं चाहेंगे कि नेपाली कांग्रेस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपका पार्टनर रहे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नेपाली कांग्रेस जो है वो बेसिकली ऐसा माना जाता है नेपाल में कि भारत के एजेंडा के बेस पे वो पार्टी को चलाया जाता है। ऐसा क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है, तो इस कारण से चीन ने अपना दबदबा अपनाने की कोशिश करते हुए प्रचंड की पार्टी को ये बात बोली कि आप सरकार तो बनाइए, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि नेपाली कांग्रेस के साथ आप मिलकर सरकार बनाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गठजोड़ हो रखा था। गठजोड़ होने के बावजूद भी इस प्रकार की जब परिस्थिति पैदा हुई, तो इस परिस्थिति में यहाँ पर यह समस्या आई कि उस समय प्रचंड की पार्टी ने यह बात बोली कि हम सरकार तो 2022 के चुनाव के बाद बनाएंगे ही बनाएंगे, मैं प्रधानमंत्री तो बनूंगा ही बनूंगा, लेकिन हम नेपाली कांग्रेस को पहली बात तो बहुत सारे अच्छे पोर्टफोलियो नहीं देंगे। अब ये बात बड़ी नेपाली कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए कि जो माओइस्ट सेंटर है उसके पास केवल 32 सीटें थी, लेकिन जो नेपाली कांग्रेस थी उसके पास 89 सीटें थी। तो जाहिर सी बात है कि कोलिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 89 सीटों वाला नेपाली कांग्रेस को पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छे मिलने चाहिए थे, लेकिन चीन के दबदबे के कारण ये जो चीज़ नहीं हो पाई। इस कॉन्टेक्स्ट में 2022 में इवेंचुअली ये हुआ कि जब प्रचंड ने सरकार बनाने की कोशिश करी, तो चीन ने एक रणनीति के तहत केपी शर्मा ओली की पार्टी जो 2022 के चुनाव में 78 सीटें लाई थी, उसको बोला कि आप प्रचंड का सहमति दीजिए, आप उसके साथ जुड़ के सरकार बनाइए। और 2022 में इवेंचुअली फिर यही हुआ कि जो नेपाली कांग्रेस थी उसने गठजोड़ छोड़कर इवेंचुअली जो है प्रचंड की जो पार्टी थी माओइस्ट सेंटर, उसने पुष्प कुमार दहल की पार्टी ने, आप सोचिए कि केपी शर्मा ओली की पार्टी जिसको चुनाव हराया था, जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसी के साथ एक गठबंधन बनाकर अन्य पार्टियों को जोड़कर वहां पर उसने एक 2022 में सरकार बना ली और दिसंबर 2022 में प्रचंड वहां पर प्रधानमंत्री बन गया। समस्या ये हुई कि ये सरकार भी बहुत लंबे समय तक चलने में नाकाम रही। सबसे पहली समस्या इस सरकार को आई फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में ये हुआ कि जब माओइस्ट सेंटर जो था प्रचंड की पार्टी और यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी जो केपी शर्मा ओली की थी, इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट पैदा हुए। सबसे पहला डिसएग्रीमेंट आया 2023 के फरवरी के महीने में कि नेपाल का नया राष्ट्रपति कौन होगा। नेपाल के नए राष्ट्रपति को लेके समस्या इसलिए आई क्योंकि उस समय नेपाली कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को नेपाल के राष्ट्रपति पद के लिए प्रमोट किया, जो उनका कैंडिडेट था, उसका बेसिकली नाम था रामचंद्र पौधल। और उस समय जो यूएमएल था, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जो गठबंधन में प्रचंड के साथ जुड़ा था, उसने जिस बेसिकली बंदे का नाम प्रपोज किया नेपाल के राष्ट्रपति के लिए, उसका नाम था सुभाष चंद्र नेमवांग। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सुभाष चंद्र नेमवांग जो है, जिसको यूएमएल का कैंडिडेट माना जा रहा था, उसको समर्थन करने के लिए प्रचंड कतई ही रेडी नहीं था।
वो इस कारण से रेडी नहीं था कि भाई पहली बात सुभाष चंद्र नेमवांग जो है वो बेसिकली चाइना बैक्ड कैंडिडेट माना जाता है। अब नेपाल की परिस्थिति ऐसी थी कि चीन का मानना ये था कि यदि सुभाष चंद्र नेमवांग अगर मान लीजिए नेपाल का राष्ट्रपति बनता है और नेपाल का प्रधानमंत्री यदि प्रचंड है, तो इस परिस्थिति में एक चीज़ ये हो जाएगी कि राष्ट्रपति यूएमएल का हो जाए और साथ में प्रचंड की पार्टी का प्रधानमंत्री हो जाए, तो दोनों पार्टियों के ऊपर हम अपना दबदबा इक्वल लेवल पे रख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसी चीन को लगा कि सरकार बनती है जिसमें प्रधानमंत्री भी हमारा हो, हमारे चॉइस का हो, और साथ में राष्ट्रपति भी हमारे चॉइस का हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के अंदर कानून ऐसे बनवाना जिसके तहत चीन को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल जाएं, उन प्रोजेक्ट्स में प्राप्ति करने के लिए हमारे को किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि नेपाल के अंदर प्रचंड जो है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सुभाष चंद्र नेमवांग की पार्टी को सपोर्ट करने, उसके कैंडिडेचर को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं था। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सुभाष चंद्र नेमवांग जो है और प्रचंड जो है, इनके आपसी संबंध पॉलिटिकल और पर्सनल लेवल दोनों में बड़े खराब हैं। इस कारण से नेपाल के अंदर ये परिस्थिति पैदा हुई कि जब सुभाष चंद्र नेमवांग का नाम यूएमएल ने प्रपोज किया तो प्रचंड ने उसके ऊपर ऑपोजिशन लगा दिया। और यहाँ पर नेपाली कांग्रेस जो है वो एक खेल खेल गई। नेपाली कांग्रेस ने कहा उसी समय प्रचंड को कि देखिए, आप हमारे कैंडिडेट जिसका नाम रामचंद्र पौडल है, आप उसका समर्थन कर दीजिए, आप हमारे कैंडिडेट को नेपाल का राष्ट्रपति बना दीजिए और आप प्रधानमंत्री बने रहिए, आप यूएमएल से जो है नाता तोड़ दीजिए। तो वही चीज़ हुई कि फरवरी 2023 में फिर से एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि उस समय प्रचंड की जो पार्टी थी उसने यूएमएल से अपना गठबंधन तोड़ा, और उसने गठबंधन तोड़ने के बाद यूएमएल पार्टी जिसके पास नेपाल में केवल 78 सीटें थी 2022 के चुनाव के तहत, उसका गठबंधन तोड़ के उसने नेपाली कांग्रेस जिसके पास 89 सीटें थी उसके साथ हाथ जोड़ लिया। तो यानी कि 2023 फरवरी में प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके एक चीज़ तो तय हो गई, और वो ये चीज़ तय हुई कि प्रचंड प्रधानमंत्री बने रहेंगे, एमसी सेंटर पे बनी रहेगी, नेपाली कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियों के समर्थन से अब ये गठबंधन की सरकार आगे चलेगी। अच्छा, इस गठबंधन की सरकार में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये भी हुई कि नेपाली कांग्रेस ने एक शर्त ये रखी कि हमें प्रोमिनेंट पोर्टफोलियोज जो हैं आपको देने पड़ेंगे, हम प्रधानमंत्री पद आपसे चाहे ना मांगे। प्रधानमंत्री प्रचंड को बोला आप खुद बने रहिए, लेकिन आपको फाइनेंस का पोर्टफोलियो तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास नेपाल में फाइनेंस का पोर्टफोलियो या जिस पार्टी को नेपाल की राजनीति में फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो मिल जाए, उसके पास नेपाल के सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल आ जाता है। और यही चीज़ नेपाली कांग्रेस ने एक चाल चलकर फाइनेंस के पोर्टफोलियो को मंगवा लिया। प्रचंड ने अपनी सरकार बचानी थी, उसने जब समर्थन यूएमएल के कैंडिडेट सुभाष चंद्र नेमवांग का नहीं किया तो उसके बाद उसने पौडल का सपोर्ट करके इवेंचुअली फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी जो है नेपाली कांग्रेस को दे दिया। 2023 फरवरी में नेपाली कांग्रेस के पास जब फाइनेंस का पोर्टफोलियो आया तो उन्होंने प्रकाश शरण महत को बेसिकली नेपाल का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अब ये सरकार फरवरी 2023 से लेके अप्रैल 2024 लगभग 15-16 महीने तक बहुत आराम से चली, लेकिन मार्च 2024 अप्रैल 2024 में फिर से परिस्थिति गंभीर हो गई। गंभीर क्या हुई कि ये जो नेपाली कांग्रेस का जो वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर था जिसका नाम था प्रकाश शरण महत, ये व्यक्ति जो है अब उस समय प्रचंड के खिलाफ स्टेटमेंट देने शुरू कर बैठा। दूसरा सबसे बड़ी बात, इसने ये बात भी बोलनी शुरू कर दी कि नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। देखिए, जब आप एक गठबंधन और गठजोड़ की सरकार में हो तो इस प्रकार की टिप्पणियां पब्लिकली आके करना जिससे कि गठजोड़ और गठबंधन कमजोर हो, ये शोभा नहीं देता। लेकिन प्रकाश शरण महत ने उस समय जो वित्त मंत्री था बाहर आकर प्रचंड की सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म चालू कर दिया, नेपाल की अर्थव्यवस्था पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रचंड ने उस समय शेर बहादुर द्यूबा को मार्च 2024 के इस महीने में ये बात शेर बहादुर द्यूबा नेपाली कांग्रेस के चीफ को बुलाकर बोला कि भाई आप ये प्रकाश शरण महत को हटाइए,
ये इस प्रकार की स्टेटमेंट जो दे रहा है ये गठजोड़ की राजनीति और गठबंधन राजनीति के धर्मा के खिलाफ है। लेकिन समस्या क्या हुई कि शेर बहादुर द्यूबा ने किसी प्रकार का कंट्रोल प्रकाश शरण महतो पे नहीं लगाया। अब दिक्कत कब आई? दिक्कत आई मार्च 2024 के आखिरी हफ्ते में। मार्च 2024 के आखिरी हफ्ते में दिक्कत तब आई जब नेपाल का जो अपर हाउस है उस अपर हाउस के चेयरपर्सन को अपॉइंट करना था। अब अपर हाउस के चेयरपर्सन को अपॉइंट करने के समय नेपाली कांग्रेस चाहती थी कि हमारा कैंडिडेट जिसका नाम है कृष्ण प्रसाद सितौला उसका समर्थन किया जाए। अब देखिए, नेपाली कांग्रेस ने अपना राष्ट्रपति ऑलरेडी बिठा रखा था। नेपाली कांग्रेस अब ये भी चाहती थी कि जो नेपाल का अपर हाउस है, यानी कि मान लीजिए आप नेपाल के राज्यसभा कह लीजिए, कि वहाँ के उस समय वो चाहता था कि उसका चेयरपर्सन जो है वो हमारा कैंडिडेट कृष्ण प्रसाद सितौला हो। अब क्योंकि उस समय प्रचंड वैसे भी नेपाली कांग्रेस से निराश था। प्रचंड उस समय नेपाली कांग्रेस से निराश इसलिए भी था कि प्रकाश शरण महतो जो है वो बेसिकली अपने गठबंधन में होने के बाद भी वित्त मंत्री होने के नाते प्रचंड की सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट दिए जा रहा था। तो इस परिस्थिति में प्रचंड ने सोचा कि ये समय एप्ट है कि मैं बेसिकली प्रकाश शरण महतो, शेर बहादुर द्यूबा, नेपाली कांग्रेस को एक सबक सिखाऊं। तो 2024 के अप्रैल के महीने में जब नेपाली कांग्रेस ने बोला कि भाई अपर हाउस का जो चेयरपर्सन है वो कृष्ण प्रसाद सितौला होगा और गठबंधन उसको सपोर्ट करेगा, तो प्रचंड ने हाथ खड़े करते हुए बोला कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और जब उसने ये बात बोली तो जाहिर सी बात है कि अब नेपाली कांग्रेस और प्रचंड के बीच में फिर से समस्या पैदा हो गई। और ये समस्या अब जाकर हाल ही में पिछले 3 दिन पहले थमी, जब नेपाली कांग्रेस ने अपना सपोर्ट फिर से जो है प्रचंड की पार्टी से खींच लिया। अब प्रचंड जो है यूएमएल के पास वापस जा रहा है। आप एक चीज को समझिए, आपको चीज जो समझनी है वो ये है कि प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के बीच में जो गठजोड़ बना था फरवरी 2023 में, उस गठजोड़ के तहत ये बात तो तय हो गई थी कि नेपाली कांग्रेस को बड़े सारे अच्छे पोर्टफोलियो मिलेंगे और प्रचंड प्रधानमंत्री बना रहेगा। लेकिन दिक्कत ये भी आई थी कि पिछले फरवरी 2023 से लेके इस साल के अप्रैल 2024 तक नेपाली कांग्रेस के कई लीडर ये कहने लग गए थे कि सीटों का बंटवारा खास करके प्रधानमंत्री लेवल पर शेयरिंग के बेसिस पे होना चाहिए। यानी कि प्रचंड केवल 2 से 2.5 साल या 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट के फेवर में छोड़ें। प्रचंड कतई किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चाइना की बैकिंग उसको इस चीज़ को लेके पूरी है, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता है कि प्रचंड जो है वो बेसिकली सरकार छोड़ के प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि उसको भी ये बात पता है कि यदि नेपाली कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनता है तो चीन के प्रोजेक्ट्स पे आंच आएगी। इस परिस्थिति में वो हमेशा से चाहेगा कि प्रचंड प्रधानमंत्री बना रहे। लेकिन अगर नेपाली कांग्रेस के साथ ये गठबंधन लॉन्ग रन तक ज़्यादा समय चल जाता, यानी कि 2024 के अंत तक चल जाता या अर्ली 2025 तक चल जाता, तो नेपाली कांग्रेस के प्रेशर टैक्टिक की वजह से प्रचंड को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपनी पड़ती नेपाली कांग्रेस को। इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें ये देखना है कि चीन अभी भी राजनीतिक लेवल पर इंटरफेरेंस करते हुए पूरे के पूरे नेपाल में उसने नेपाली कांग्रेस को फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब क्योंकि नेपाली कांग्रेस अभी 2 दिन पहले फिर से नेपाल की राजनीति में समर्थन छोड़ के बाहर हो गई है, अब चीन का रणनीति 2 पॉइंट पे चलेगा। चीन सबसे पहले प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में यूएमएल का सपोर्ट दोबारा से दिलवाएगा। तो अब दोबारा से आप देखेंगे कि जो माओइस्ट सेंटर है उसका राजनीतिक गठबंधन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और अन्य पार्टियां जिसमें कि यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, ये सारे लोग मिलकर फिर से एक गठबंधन की सरकार बना लेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस परिस्थिति में जब नेपाली कांग्रेस इस गठजोड़ से बाहर हो गई है तो कम से कम यूएमएल के वापस आने के तहत सबसे बड़ी चीज ये होगी कि यूएमएल और माओइस्ट सेंटर मिलकर कम से कम अब ये इंश्योर कर पाएंगे कि 2027 तक, जब तक अब दोबारा नेपाल में चुनाव नहीं होने, तो प्रचंड ही प्रधानमंत्री बना रहे। तो नेपाल एक ऐसा उदाहरण है जो 2015 से, जब से नया संविधान बनाया है, ये संविधान बनाने के बाद
वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल क्राइसिस नेपाल के अंदर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। आने वाले समय में भारत के लिए भी एक ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उसके पास जो एक प्रिंसिपल एक्टर ऑफ सपोर्ट है वो है केवल नेपाली कांग्रेस। लेकिन भारत को लॉन्ग रन में अपने सपोर्ट बेस को वाइडन करना है, क्योंकि भारत को ये बात समझ आनी चाहिए कि यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और माओइस्ट सेंटर ये दोनों नेपाल में चीन के एजेंडा बेस्ड पार्टीज हैं। और यदि हमारे साथ हमारे समर्थन में कोई रहेगा तो वो केवल और केवल नेपाली कांग्रेस है आज की डेट में। इस कारण से भारत को अपनी राजनीतिक लेवल पर स्पेस बढ़ाते हुए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, इन पार्टियों के अंदर अपनी कूटनीति को साधते हुए अपना प्रेजेंस बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात ये मत भूलिए कि हाल ही में एक चीज़ और भी हुई है जिसकी वजह से प्रचंड को और चीन को एक बड़ा झटका भी लगा है। और वो ये चीज़ हुई है कि हाल ही में नेपाली कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी समिति ऑर्गेनाइज करी थी ललितपुर में। और ललितपुर में ये समिति ऑर्गेनाइज करने के बाद उन्होंने ये बोला है कि 2027 में जब नेपाली कांग्रेस चुनाव लड़ने जाएगी तो वो एक नेपाल के हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करेगी। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2015 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और 2015 के संविधान के तहत चीन के दबदबे के तहत नेपाल ने वो शब्द हिंदू राष्ट्र हटवाकर नेपाल को एक सेकुलर रिपब्लिक बना दिया। और नेपाली कांग्रेस आज की डेट में इस पॉइंट के रिवाइवल को लेके उस हिंदू देश नेपाल में लोगों के प्रतीक 2027 में बहुत बड़ी राजनीति साधने की कोशिश करने जा रही है। तो क्या नेपाल के अंदर नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी, क्या ये लॉन्ग रन में इस हिंदू राष्ट्र के एजेंडा से नंबर 1 सपोर्टिव रहेंगे? और क्या ये लोग चीन के दबदबे वाली दो पार्टियां यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और माओइस्ट सेंटर को दूर रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? ये नेपाल में आने वाले अगले 2 से 3 साल की राजनीति में हम देखेंगे। धन्यवाद।